नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार ला स्टूडेंट आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप देखेंगे और इसमें देखेंगे कि इस मास्टर और सर्वेंट के रिलेशनशिप में वाइकेरियस लायबिलिटी कैसे लागू होता है। इफ़ ए सर्वेंट डज ए रॉन्गफुल एक्ट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, द मास्टर इज़ लायबल एलॉन्ग विद द सर्वेंट। मतलब कि अगर कोई भी सर्वेंट अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है तो उसके लिए मास्टर के साथ साथ सर्वेंट भी लायबल होगा। यहाँ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जैसे आपको कोई वर्क दिया गया है और आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आप जितना आपका वर्किंग आवर है उसके अंतर्गत आप कंपनी में अगर आपके द्वारा कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया जाता है तो उसके लिए आपका जो मास्टर है वह लायबल होगा। लेकिन अगर आप घर पर जाके कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर देते हैं तो उसके लिए आपका मास्टर लायबल नहीं होगा। यही इस प्रकार से मुझे लगता है आपको कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया होगा। दस द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ सर्वेंट इज डीम्ड टू वी द एक्ट ऑफ मास्टर एज वेल। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो सर्वेंट का रॉन्गफुल एक्ट है उसे हम एक्ट ऑफ मास्टर भी मान सकते हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन। यह एक डॉक्ट्राइन पे बेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना क्योंकि इससे क्लेट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन रिस्पोंडेंट्स सुपीरियर। और रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब है लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। मतलब यह डॉक्ट्राइन डायरेक्टली कहता है कि मास्टर के सर्वेंट के किसी भी रॉन्गफुल एक्ट के लिए जो अंडर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया गया है उसके लिए मास्टर लायबल होगा। नाउ वी विल सी कंडीशंस फॉर द लायबिलिटी ऑफ मास्टर। मतलब मास्टर को लायबल होने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, उससे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कंडीशन है द टॉर्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय द सर्वेंट। मतलब जो टॉर्ट है उसके सर्वेंट के द्वारा कमिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कमिट कर दे। ऐसा होने पर मास्टर लायबल नहीं होगा। और हम दूसरा कंडीशन देखते हैं द सर्वेंट मस्ट हैव कमिटेड द टॉर्ट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये भी बहुत ज़रूरी कंडीशन है कि सर्वेंट के द्वारा जो टॉर्ट कमिट किया गया है वह कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर होना चाहिए, नहीं तो उसके लिए भी मास्टर लायबल नहीं होगा। और मुझे लगता है ऊपर मैं समझाया हूँ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये दो कंडीशंस हैं जिसको अगर फॉलो किया जाए तभी मास्टर की लायबिलिटी होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली चीज़ है कि द लायबिलिटी ऑफ मास्टर इज़ नॉट लिमिटेड टू द एक्ट्स विच ही एक्सप्रेसली ऑथराइजेज टू बी डन, बट ही इज़ आल्सो लायबल फॉर टॉर्ट्स कमिटेड बाई हिज सर्वेंट ऑन हिज ओन अकॉर्ड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि जो मास्टर ने काम दिया है एक्सप्रेसली उसी को करते समय अगर सर्वेंट से कोई गलती होती है, कोई टॉर्ट कमिट करता है, तभी मास्टर लायबल होगा। ऐसे केसेस में भी लायबल होगा जब वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और मास्टर सर्वेंट ने अपने खुद से ही कोई टॉर्ट कमिट कर दिया है जो एक्सप्रेसली मास्टर के द्वारा एक्सप्रेस नहीं किया गया था कि तुम्हें ये करना है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके घर का एक ड्राइवर है और आप उसके मास्टर हैं और आप उसको ऑर्डर करते हैं कि आप ड्राइवर जी आप जाके रेलवे स्टेशन से मेरे दोस्तों को पिकअप कर लाइए। और वह जाते समय बीच में कुछ लोगों को बैठा लेता है कि चलो मैं उनको वहाँ तक छोड़ दूँगा और कुछ रुपए भी मिल जाएंगे, लेकिन बीच में एक्सीडेंट हो जाती है। तो यहाँ पर मास्टर ने या आपने अपने सर्वेंट को एक्सप्रेसली अलाउ नहीं किया था, ऑथराइज्ड नहीं किया था कि तुम किसी बीच में किसी को पिकअप कर लेना और दूसरों को भी ले जा सकते हो। बट यहाँ पर दोनों मास्टर और सर्वेंट दोनों लायबल होंगे इस एक्सीडेंट के लिए। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अभी तक तो हमें जान गए कि मास्टर सर्वेंट के द्वारा किए गए रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल होगा।
लेकिन अब हम ये जानेंगे कि कितने प्रकार के रॉन्गफुल एक्ट्स में वह लायबल होगा। तो आज हम इसके फर्स्ट ऑफ टाइप के बारे में जानेंगे, जो है फ्रॉड ऑफ सर्वेंट। व्हेन ए सर्वेंट while in the course of performance of his duty commits a fraud, the master would be liable for the same। मतलब कि अगर कोई सर्वेंट अपने कोर्स ऑफ ड्यूटी या कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई फ्रॉड कमिट करता है तो उसके लिए मास्टर भी लाइबल होगा। और हम इससे रिलेटेड एक केस लॉज या जजमेंट को देखते हैं जिसका नाम है लियोड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। Mrs. Lloyd approached Mrs. Grace Smith and Company to seek investment related advice। तो एक मतलब मिसेस लॉयड एक थी, वो मिसेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडवाइस के लिए जाती हैं। द क्लर्क हु अटेंडेड अपॉन हर आस्क्ड हर टू सेल हर प्रॉपर्टीज एंड देन री इन्वेस्ट द प्रोसीड्स। तो जो क्लर्क इनको अटेंड करता है, मतलब मिसेस लॉयड्स को एडवाइस देने के लिए, वह उनको एडवाइस देता है कि आप अपने प्रॉपर्टी को पहले सेल कर दीजिए, उसके बाद री इन्वेस्ट कीजिए। इसलिए मिसेस लॉयड्स साइंड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स विच वर सपोज टू बी सेल डीड। और इस प्रकार जो मिसेस लॉयड्स थी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया, ये सोचकर कि ये सेल डीड के लिए है। एक्चुअली इट टर्न आउट टू बी गिफ्ट डीड इन फेवर ऑफ क्लर्क। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये क्लर्क को के फेवर में एक गिफ्ट दिया गया था। मतलब मिसेस लॉयड ने अपना प्रॉपर्टी क्लर्क को गिफ्ट के रूप में दे दिया। द क्लर्क डिस्पोज द प्रॉपर्टी एंड मिस अप्रोप्रिएटेड द फंड। और क्लर्क था जो उसने प्रॉपर्टी बेच दिया और उसे लेकर भाग गया, या मतलब उसका गलत तरीके से प्रयोग कर लिया उस फंड का। इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी वॉज लाइबल फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्ट ऑफ द क्लर्क। और इसमें वह कंपनी मिसेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी लाइबल हुई, क्योंकि यहाँ पर भी मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप था। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया एवं मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।